गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 14 ऊर्जा के स्रोत का सब टॉपिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पढ़ाने जा रही हूँ। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पहले पुराने समय से लेकर अब तक लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, लेकिन लकड़ी का यूज करने से हमें धुआं ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? ज़्यादा मात्रा में धुआं, और उसकी जो ऊष्मा है वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में निकलती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़े तो कोयले का प्रयोग करने लगे ज़्यादा मात्रा में। क्या प्रयोग होने लगा? कोयला। अब आप इस पाई चार्ट से देखो, इसमें रेड पार्ट जो इतना सारा दिखा रखा है ये क्या है? कोयला कितना यूज होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत के रूप में आज भी कोयला यूज होता है। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट दिखा रखा है पेट्रोल, जो जल है वो इतना यूज होता है। पाई चार्ट से दिखा रखा है। नाभ की ऊर्जा ये ब्लू कलर से दिखा रखी है, और पवन ऊर्जा बहुत ही कम यूज होती है। तो परंपरागत रूप से जो पुराने समय से हम यूज कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, उसमें कोयला, लकड़ी यही है। तो कोयले का बहुत ज़्यादा यूज कब से शुरू हुआ? जब से उद्योग धंधे बढ़े। अब कोयला जलाने से मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब हम कोयला जलाते हैं 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो कितनी बहुत सारी मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कोयला, पेट्रोल, डीजल ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। ये जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों से के अवशेषों से मिलने वाला ईंधन है। कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे किसी अर्थक्वेक वगैरह में कोई बाढ़ आ जाए, उससे दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण वे कोयले में बदल जाते हैं। जब समुद्र के जीव जंतु और पौधे जमीन समुद्र में नीचे मरने के बाद समुद्र की तलहटी में बैठ जाते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिरकर वो किस में बदल जाते हैं? पेट्रोल में। तो कोयला और पेट्रोल इसलिए उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो ये जीवाश्म ईंधन है, इनका प्रयोग करने के कुछ हानियाँ हैं। जीवाश्म ईंधन ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हम जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर जीवाश्म ईंधन को हम यूज करते हैं तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि इनके यूज करने की कुछ हानि है। क्या हानि है? सबसे पहले ये वायु प्रदूषण करते हैं। दूसरा, इस ईंधन के जलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। जल और मृदा को क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें गैस मिलेगी, जब ये वाले ईंधन मैंने कोयला, पेट्रोल जलते हैं तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव तो मैंने बताया था पहले भी, हम 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है, वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। इसलिए हमें ये जीवाश्म ईंधनों को बहुत कम यूज करना चाहिए। ये इनको बढ़ने के लिए जीवाश्म ईंधनों को करोड़ों साल लग जाते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, तो इनको हमें ध्यान से यूज नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ये सीमित है। इनको ज़्यादा मात्रा में यूज करने से अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो करोड़ों सालों के बाद ही दोबारा बनेंगे। तो जीवाश्म ईंधनों के कारण जो प्रदूषण होता है, इससे हम कुछ बचा जा सकता है। क्यों? कैसे बच सकते हैं हम? अगर इन्हें दक्षतापूर्वक यूज करें, इनके दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर हम जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सी क्रियाकलाप करके इसमें दिखाया हुआ है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के लिए इसमें एक कुकर लिया हुआ है, एक बॉल, उस बॉल के अंदर 3 जैसे ब्लेड लगा देते हैं, वे लगे हुए हैं, एक डायनमो रखा हुआ है, एक बल्ब। इसमें कुकर के अंदर पानी डालकर गर्म कर रहे हैं। किससे? कोयले से या फिर LPG, लेकिन दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। यूज तो उसी का किया है, लेकिन हमने इसमें कौन सी तकनीक लगाई कि उससे पानी गर्म कर लिया। पानी में से जो हीट निकल रही है, जो वाष्प निकल रहे हैं, जल वाष्प क्या करेंगे? उनके अंदर एनर्जी होती है, वो घूर्णन गति पैदा करेंगे। टेबल टेनिस की जो बॉल है उसमें, उसके ब्लेडों में, उस घूर्णन गति से गतिज ऊर्जा जो पैदा होगी वो डायनमो में जाकर, डायनमो एक ऐसा संयंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वो बल्ब को जलने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसने यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया? विद्युत ऊर्जा। और हमने इसमें तकनीक का प्रयोग किया ताकि हमारा जो पर्यावरण है कम प्रदूषित हो। ऐसी ही एक टेक्निक होती है तापीय विद्युत संयंत्र, इसमें यूज करेंगे। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है? देखो इसके नाम से ही देखो, जिसमें ताप का यूज करके विद्युत पैदा की जा रही है।
अब तापीय विद्युत संयंत्र पानीपत के अंदर, आपने ये तापीय विद्युत संयंत्र कभी पढ़े होंगे, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मीन्स तापीय विद्युत संयंत्र पानीपत में है। वहाँ पर कोयला यूज किया जाता है। इसमें भी देखो कौन सा जीवाश्म ईंधन ही यूज किया। कोयला तो जीवाश्म ईंधन ही है। कोयले को जलाकर जल को क्या करते हैं, जल उबाल कर उसमें से भाप बनाई जाती है। इस भाप से टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है, कोयला जलाकर जल उबाला जाता है, उसमें से जो भाप निकलते हैं उससे टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपको पता है कोयले और पेट्रोल का परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। तो कोयला और पेट्रोल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, लेकिन विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तारों की सहायता से आसानी से ले जाया जा सकता है। यही कारण है कि विद्युत के जो तापीय विद्युत संयंत्र है, अधिकतर कोयले और जल के जहाँ भंडारण होते हैं वहीं पर ये तापीय विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं, ताकि उनको परिवहन करना मुश्किल होता है। अब विद्युत ऊर्जा सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा आज के दिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऊर्जा है, इसीलिए तापीय विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं, ताकि हम जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, उसका प्रयोग करके क्या बनाते हैं, विद्युत, इन तापीय विद्युत संयंत्रों में। अगला है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र, यहाँ जल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत पैदा करने के लिए। जल के अंदर कौन कौन सी ऊर्जा होती है, अगर बहता हुआ जल हुआ तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा, अगर किसी ऊंचाई पर पानी होगा तो उसमें कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। गिरते जल मीन्स ऊंचाई पर होने वाले जल में, क्योंकि जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है। अब तुम्हें पता है कि झरने तो बहुत कम है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाकर कृत्रिम झील या बड़ी बड़ी नदियों पर क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। वहाँ पर जब बांध बनाते हैं, जैसे ऐसे दीवार खड़ी कर दी, बांध बन गया, तो पानी की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, पानी ऐसे ऊंचाई में बढ़ेगा। फिर उस पानी के आगे यहाँ पर जैसे एक दरवाज़ा लगा दिया जाता है। उस दरवाजे को जैसे ही खोलेंगे पानी ऐसे स्पीड से आएगा। पानी जो आता है वो जनरेटर लगे होते हैं बड़े बड़े, उनके टरबाइन को घुमा देते हैं। ये जो नीचे टरबाइन घूमने से ये जो जनरेटर है ये क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पैदा करेगा, जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो इस जल विद्युत संयंत्र का फायदा क्या है। जल विद्युत संयंत्र एक तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मीन्स क्योंकि हमें जल तो बार बार मिल सकता है, एक बार यूज कर लिया दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लगातार हमें मिलता रहता है। दूसरा, ये जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, वातावरण को प्रदूषित नहीं करते और नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसके ये फायदे हैं जल विद्युत संयंत्र के। अब जल विद्युत संयंत्र लगाने के लिए कुछ समस्याएं भी हैं। क्या समस्याएं हैं कि इसमें कमियां भी तो हैं कुछ जल विद्युत संयंत्र की। वो है बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना। इसके लिए हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना पड़ता है जल विद्युत संयंत्र में। और जब ये बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो सब प्लेसों पे नहीं बन सकते। इसके लिए कुछ सीमित क्षेत्रों पे बांधों का निर्माण हो सकता है। इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। बांधों के निर्माण में बहुत सी कृषि योग्य भूमि और मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाएगी, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब पेड़ पौधे वनस्पति जल में डूब जाती हैं तो वह अवायवीय परिस्थिति में सड़ने लगती है और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस बनाती है। और मीथेन गैस क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे ग्रीन हाउस गैस से हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ना, तापमान लगातार बढ़ता रहता है। तो ये इसकी सारी कमियां हैं। एक तो इसको बनाने के लिए कृषि योग्य बहुत सारी भूमि लग गई, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो पेड़ पौधे वनस्पति जो नीचे डूब जाते हैं वो सड़ते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जो इंसानों को इधर से उधर भेज देते हैं उनके पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो वो नहीं देती, जिससे फिर क्या होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो विरोध करते हैं। जैसे तुमने सुना होगा गंगा नदी पर
टिहरी बांध बना था। गंगा नदी पर जब टिहरी बांध बना था तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बना था तो उसका भी विरोध किया गया था। ये विरोध इसी कारण से किए थे क्योंकि लोगों को वहाँ से हटाया गया था, उनके घर हटाए गए थे, उनके जो खेत थे वो वहाँ से हटाए गए थे। तो उन लोगों ने विरोध किया था इस चीज़ का, गवर्नमेंट का विरोध किया था क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इन बांधों के निर्माण के लिए लोग विरोध करते हैं। तो जल विद्युत आपूर्ति में सबसे बड़ा यही रीजन है कि बांध बनते हैं तो उनका विरोध करते हैं लोग। नेक्स्ट है जैव मात्रा। अब जैसा इसका नाम है जैव मात्रा, हम अगर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में कुछ टेक्निक यूज कर लें, प्रौद्योगिकी यूज कर लें तो वो अच्छे हो सकते हैं। जैसे जैव मात्रा में ऐसे ईंधन जो पादप और जंतु उत्पादों, उन्हें जैव मात्रा कहते हैं। अब पादप उत्पाद जैसे लकड़ी, जंतु उत्पाद जैसे गोबर, और गोबर से क्या बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं। गोबर के उपले और लकड़ियों को जब तुम जलाते हो तो ऊष्मा कम उत्पन्न करते हैं, धुआं ज़्यादा फेंकते हैं। क्या मात्रा देते हैं, ऊष्मा कम उत्पन्न करेंगे और धुआं ज़्यादा फेंकेंगे। उसके उस धुएं और ऊष्मा को बढ़ाने के लिए हम कुछ दक्षता यूज कर सकते हैं। दक्षता में वृद्धि कैसे करेंगे, यदि हम लकड़ी की को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अवशेष के रूप में क्या बनता है, चारकोल बचता है। जो चारकोल होता है वो जब जलता है तो बिना ज्वाला के जलता है और कम धुआं फेंकता है, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो हमने क्या टेक्निक यूज की, लकड़ी को सीमित वायु में जलाया तो वो चारकोल में बदल गई। और चारकोल क्या करता है, चारकोल ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है और धुआं कम देता है। तो हमने क्या तकनीक यूज की लकड़ी को यूज करने के लिए। ऐसे ही हम गोबर को भी यूज कर सकते हैं। गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, पादप अपशिष्ट, अगर हम इन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करें तो बायोगैस निकलती है। इस बायोगैस में मुख्यतः गोबर होता है, इसका इंग्रेडिएंट, इनका जो पदार्थ है, तो आरंभिक पदार्थ गोबर होता है, इसलिए इस बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस से अंतर क्या होता है, एक संपाचित्र होता है। ये देखो, ये संपाचित्र दिखा रखा है, ये डोम की साइड का होता है ऐसे। ये है डाइजेस्टर या संपाचित्र। इसमें गोबर को और वेस्ट जो बताया मैंने, फसल का अवशेष, ये सारे पानी में मिलाकर, जिसे कर्दम बोलेंगे, जब इन्हें पानी में मिला लेंगे ना, गोबर को और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पानी में घोलकर इस संपाचित्र में भर दिया जाता है, जिसे कर्दम बोलते हैं। कर्दम को इसमें भर देते हैं, फिर ऊपर क्या रखते हैं, मिट्टी, फिर इसके ऊपर मिट्टी ढक देते हैं। मिट्टी ढकने से इसमें ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं जाती। जब ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं जाएगी तो वो क्या करेंगे, अपघटित होने शुरू हो जाएंगे। अवायवीय सूक्ष्म जीव इसको अपघटित करना शुरू कर देंगे। इस अपघटन के प्रक्रम में कौन कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और वहाँ कहाँ इकट्ठी होंगी, वो इस गैस की टंकी में इकट्ठी हो जाएंगी। इस गैस की टंकी में से फिर पाइप लगाकर बाहर निकाल ली जाती हैं और उस पाइप से फिर उसे जलाने में वो गैस सहायक होती है। क्यों सहायक होती है, मेनली उसमें 75% मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस एक ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। और ये कम मात्रा में, जैसे लकड़ी, चारकोल या कोयला जलता है तो राख बनती है, लेकिन जब मीथेन गैस जलती है तो किसी तरह का कोई राख नहीं बनाती, कोई जलने के बाद किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती। दूसरा, इसकी जो तापमान है ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है, उच्च तापमान पैदा करती है, कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। जैव गैस का प्रयोग प्रकाश पैदा करने में भी किया जाता है। जो ये गैस है ना, बायोगैस, इसका प्रकाश स्रोत के रूप में भी यूज किया जाता है। जब ये जो सैलरी बची होगी, जो इसमें जो गोबर बच जाता है, उस गोबर को समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे खाद बनाने के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। खाद के रूप में उस बचे हुए गोबर को, जो इसमें बच जाता है, समय समय पर बाहर निकाल कर उससे क्या करते हैं, खाद के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसलिए से हम उसे खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके कितने फायदे होंगे। एक तो इस जैव अपशिष्ट वायुमल को हमने किस में बदल लिया, जैव गैस में, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया। तो दूसरा, हमारी जो ऊर्जा का स्रोत, जो हमें इससे में ऊर्जा मिली, वो हमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा दे रही है, पर्यावरण को कम प्रदूषित कर रही है, खाद मिल रही है हमें।
तो हमें अब अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का भी तरीका मिल गया, सुरक्षित उपाय मिल गया। जो ये अपशिष्ट पदार्थ थे, गोबर था, फसलों का वेस्ट था, इस आसानी से इसको क्या कर सकते हो, इसका निपटारा कर सकते हैं। अभी तो हम इसने कहीं फेंक दें, ढेर लगा दें इसका, तो गंदगी पैदा होगी। एक हम उससे क्या बना ले, गोबर गैस बना ले, जिसमें मिथेन होती है, जो हमें ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया हमने। एक खाद भी मिल गई, नाइट्रोजन फास्फोरस, जिसमें बहुत सारा है। तो इस तरह से जैव मात्रा में हमने क्या किया, कुछ अपनी टेक्निक लगाई और उस टेक्निक से हमने अच्छी तरह से एक ऐसा ईंधन तैयार किया जो हमें कम मात्रा में धुआं दे, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा दे। आज हमने इतना ही पढ़ना है बेटा, इसको 2 या 3 बार रीडिंग लगाओगे तो और अच्छा समझ आएगा। ओके स्टूडेंट।